अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 17 का आज हम नॉलेज 17.3 पढ़ेंगे। नॉलेज 17.3 के दो एसएलओज हैं जिनको हमने डील करना है। द फर्स्ट एसएलओ इज एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। Some example include using a suitable solvent, filtration, crystallization, simple distillation और fractional distillation। बेटा क्या कह रहा है एसएलओ में? एक्सप्लेन करना है हमने सेपरेशन। सेपरेशन कब करते हैं? जब आप दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर दो। जब आपने दो चीजों को मिक्स कर दिया है, अब आपने डेफिनेटली मिक्स किया है तो ये इम्प्योर हो गई हैं। अब आपने क्या करना है? ए को अलग करना है, बी को अलग करना है। ऑब्वियसली जब इन्हें आप अलग करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। कैसे सेपरेट करें ए और बी को? कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल हो सकती हैं? ये तो डिपेंड करेगा ए और बी आपस में सॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल हैं, ए और बी की नेचर क्या है। इस बेस पे हमारी किताब में तकरीबन 5 के करीब मेथड सजेस्ट किए गए हैं। उन सबको हमने अप्लाई करना है, डिपेंड्स के कौन सा मेथड कब अप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर से कहानी स्टार्ट करते हैं। इस तस्वीर में क्या हो रहा है? बेसिकली ये केमिस्ट्री में केमिस्ट एक प्रैक्टिकल कर रहा है। एक ग्लास के अंदर उसने बेसिकली पानी लिया है, वाटर, और वाटर यहां पर एक मीडियम का काम कर रहा है। मीडियम से मुराद क्या है? जैसे मैं इस क्लासरूम में आपको पढ़ा रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगर ये नहीं होगा तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। मीडियम जैसे क्लास में अगर पढ़ाते हैं, बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो हवा एक मीडियम का काम करेगी, मेरी आवाज उन तक पहुंचाएगी। तो पानी यहां पर मीडियम का काम कैसे करेगा? बेसिकली जो भी हम यहां पर पानी में रिएक्टेंट ऐड करेंगे, बेसिकली पानी खुद तो रिएक्टेंट के तौर पे काम नहीं करेगा। पानी तो बस वो जगह प्रोवाइड करेगा कि केमिकल इसमें आए और आके रिएक्शन करें और इसी पानी में प्रोडक्ट बनाएं। यानी इन वाटर reactant R1 react with reactant R2 and produce product। अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इस कंटेनर में से इस प्रोडक्ट को क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर जिंदा सलामत निकालना है। ये कोई दवाई भी हो सकती है, ये कोई केमिकल भी हो सकता है, ये कोई कीमती केमिकल भी हो सकता है। तो अब हमारे लिए चैलेंज है किस तरह से हम इस प्रोडक्ट को निकालें। आइदर ये प्रोडक्ट हो सकता है पानी में डिसॉल्व भी हो गई है थोड़ी बहुत, उसको भी निकालना है बाकी। तो बहरहाल एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन जो कि इस बर्तन में हो रहा है, द बीकर में कंटेन वेरियस प्रोडक्ट्स। हो सकता है इसमें प्रोडक्ट P1 हो, P2 प्रोडक्ट हो, P3 प्रोडक्ट हो, डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स। और कुछ हो सकता है कुछ रिएक्टेंट भी बाकी बच गए हों, क्योंकि सारे रिएक्टेंट भी तो नहीं रिएक्ट करेंगे ना, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अब मसला क्या है कि बारी बारी R1, R2, P1, P2, P3 को इतने अच्छे तरीके से सेपरेट करें कि ये मिक्स ना हो, प्योर हो। तो ये चैलेंज है। इस तरह के चैलेंजेस को डील करने के लिए हमें क्या समझनी पड़ेगी? सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन टेक्निक्स। तो सबसे पहले आती है बेटा फिल्ट्रेशन, जो सबसे आसान है। फिल्ट्रेशन जी, फिल्ट्रेशन कब करते हैं? जी शाबाश, कौन बताएगा आप में से? फिल्ट्रेशन कब करते हैं, कब परफॉर्म करते हैं फिल्ट्रेशन? जी स्टूडेंट्स, मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें सॉल्वेंट है और सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे बैठे हुए हैं। यानी कि व्हेन अ सॉल्यूट पार्टिकल इज अनडिसॉल्व, तो मैं आराम से क्या करूंगा? एक फनल लूंगा, उसमें फिल्टर पेपर लगाऊंगा और इसको इसमें पोर कर दूंगा। तो ये देखो सारी व्हाइट कलर की क्रिस्टल्स या व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट फिल्टर पेपर के ऊपर हैं। फिल्टर केक कहेंगे इसको। क्रिस्टल्स जो फिल्टर पेपर के ऊपर जमा होंगे, प्रेसिपिटेट्स जो फिल्टर पेपर के ऊपर जमा होंगे, हम इन्हें क्रिस्टल्स का नाम देंगे। ठीक है। और वो लिक्विड जो नीचे ड्रिप कर गया है, द स्पेसिफिक लिक्विड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। उसको क्या नाम देंगे बेटा? फिल्ट्रेट का नाम देंगे। तो ये तो बड़ी, घर में चाय आप करते हैं इस तरह, चाय को वॉश फिल्टर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो अगर
मेडिसिन जो हमने तैयार की है ये भी प्रेसिपिटेट की शक्ल में नीचे बैठ जाए तो हम उसको आराम से अच्छे तरीके से किसी एक्सपेंसिव, अच्छा ये तो मैंने आपको फिल्ट्रेशन का एक सिंपल सा मेथड दिखाया ना, फिल्ट्रेशन की मॉडर्न टेक्निक्स भी हैं, उसमें हाईली प्रिसाइज और हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अच्छे से करने के लिए। ठीक है, फिल्ट्रेशन कब करते हैं? जब भी आप किसी सॉलिड को जो कि अनडिजोल्व है अलग करेंगे, किससे? लिक्विड से। ये तो हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड टेक्निक वो है क्रिस्टलाइजेशन। कब करते हैं क्रिस्टलाइजेशन? सिचुएशन मैंने ऊपर लिखी हुई है, ये आपने गौर से पढ़नी है। ऑब्टेनिंग अ सॉलिड यानी सल्यूट को हम सोल्यूशन से हासिल करें। मसलन पिछले केस में तो सल्यूट यानी सॉलिड नीचे बैठा हुआ था तो हमने इसको फिल्टर करके अलग कर लिया, लेकिन इस केस में क्या होगा कि सल्यूट सॉल्वेंट में डिसोल्व होगा। जैसे चीनी को पानी में मिक्स कर दें और चीनी पानी में मिक्स हो जाए और फिर मैं आपको कहूं कि भाई इस चीनी को बाहर निकालो, तो आपके दिमाग में जो तरीका आना चाहिए वो क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। रोज घर में क्रिस्टलाइजेशन होती है, रोज घर में क्रिस्टलाइजेशन होती है। आप में से कोई बच्चा सोचे और मुझे बताए घर में कब कौन कैसे क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करता है? सर जब दूध के ऊपर से मलाई उतारते हैं तो उससे क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही बात है। बेसिकली दूध को जब हम गर्म करते हैं तो दूध के अंदर मौजूद पानी इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से दूध कंसंट्रेटेड हो जाता है। पानी कम, दूध कंसंट्रेटेड हो गया। अब उस कंसंट्रेटेड दूध को जब ठंडा करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर आती है फैट की। बेसिकली वो क्रिस्टल है फैट के, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। कुछ केसेस में क्रिस्टल्स नीचे बैठते हैं, कुछ केसेस में ऊपर आते हैं। ऊपर कब आएंगे? जब डेंसिटी कम होगी क्रिस्टल्स की, और नीचे कब बैठेंगे? जब डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी है और प्लस इसके अंदर एक केमिकल है कॉपर सल्फेट, नीले रंग का होता है, इसलिए पानी भी नीला है। अब कॉपर सल्फेट का पानी में हल होना ये कोई केमिकल चेंज नहीं है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि सिर्फ इसमें कॉपर सल्फेट अपनी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन कर रहा है, हल हो रहा है पानी में। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, यू वांट टू ऑब्टेन सॉलिड कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट। हम चाहते क्या है कि इस पानी से कॉपर सल्फेट निकले। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस बीकर को हीट करेंगे। स्टेप 2, हीट करेंगे। जी बेटा, जैसे ही इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा? इस कंटेनर में मौजूद वाटर इवेपोरेट होगा। वो पानी जिसने कॉपर सल्फेट को अपने अंदर हल किया हुआ था, वो पानी थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाएगा। जब वो पानी जिसने कॉपर सल्फेट को हल किया हुआ था, वो पानी जो कॉपर सल्फेट के हल होने की वजह थी, वो पानी ही जब इवेपोरेट हो जाएगा तो पानी की सतह गिर जाएगी, यानी पानी का लेवल कम हो जाएगा। और वो कॉपर सल्फेट जो उस पानी में हल था, जो जा चुका है, अब वो हल से गैर हल हो जाएगा, सॉलेबल से इनसॉलेबल हो जाएगा। जब कोई चीज सॉलेबल से इनसॉलेबल होती है तो वो पानी से जब वापस बाहर आती है तो क्रिस्टल्स की शक्ल में आती है। जैसे हल हुई थी वैसे बाहर पानी में आ जाएगी, और वो क्रिस्टल्स कहां बैठना शुरू होंगी बेटा? नीचे। लेकिन डायरेक्ट नहीं, पहले आपने हीट किया, हीट करके पानी को भगा दिया, इससे सोल्यूशन क्या हो गया? शाबाश, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। इस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को आपने क्या करना है? थोड़ा सा इसके अंदर एक रॉड लगानी है शीशे की, उस रॉड के साथ आपने माइक्रोस्कोप के नीचे इसको रखना है, माइक्रोस्कोप स्लाइड के ऊपर या हाथ पे भी रख सकते हो। तो आपको खुद ही इसके ऊपर ना, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, अभी आप दूध, गरम गरम दूध घर में प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, उसको चम्मच पे थोड़ा सा लगाएं, वो गरम हो रहा है, उसको बाद में थोड़ा सा उसको ठंडा करें तो आपको उस चम्मच के ऊपर मलाई नजर आना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही अब इस गरम गरम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जो कि कंसंट्रेटेड है, थोड़ा सा इसको बाहर निकालें, ठंडा करें, तो आपको बाकायदा छोटी छोटी इसके ऊपर क्या नजर आना शुरू हो जाएगी? क्रिस्टल्स। ये इंडिकेशन देता है कि अब ये रेडी है क्रिस्टल्स को पैदा करने के लिए। अब आपने क्या करना है? इसको ठंडा करना है। ठंडा करने पे क्या होगा? वो क्रिस्टल्स जो पहले हल थी वो अब कहां बैठना शुरू हो जाएंगी? नीचे बैठना शुरू हो जाएंगी।
अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने का वही तरीका, आप फनल लगाएंगे, फनल के अंदर फिल्टर पेपर लगाएंगे, इसको फुल स्क्रीन कर दें और आप इसको फिल्टर करेंगे और आपको ऊपर फिल्टर केक मिलेगा। किसका फिल्टर केक मिलेगा? शाबाश, कॉपर सल्फेट का। और बाकी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा, जिसे हम नाम देंगे मदर लिक्वार। लिक्वार इज अनदर नेम ऑफ क्रिस्टल, नो इट्स नॉट अ लिक्विड, इट्स अ लिक्वार। क्या ये मदर लिक्वार मजीद कॉपर सल्फेट को पैदा कर सकता है? यस, अभी कर सकता है, इसको जाया नहीं करना। जैसे दूध में से मजीद मलाई निकल सकती है, कैसे दोबारा उस दूध को गर्म करो, दोबारा पानी इवेपोरेट होगा, दोबारा वो दूध कंसंट्रेट होगा, फिर से मलाई आ जाएगी। तो फिर से इस मदर लिक्वर को क्या करेंगे? हीट करेंगे, फिर से इसकी कूलिंग करेंगे, फिर से ये दोबारा से एक नई फसल देगा क्रिस्टल्स की। इस तरह से हम बार बार प्रोसेस करके इस केमिकल में से, इस बर्तन में से हम कॉपर सल्फेट को मैक्सिमम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ आ गया है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है, ये भी क्रिस्टलाइजेशन की तरह का ही प्रोसेस है, ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सोल्यूशन। वही है, साल्ट को सोल्यूशन से लेना है। पहले भी तो हमने यही किया, साल्ट को यानी सॉलिड को, साल्ट कॉपर सल्फेट इज इन सॉल्ट, जिसको कहां से लिया है? सोल्यूशन से लिया है। सॉल्ट क्या होता है? किसी भी एसिड के H को किसी मेटल के साथ रिप्लेस कर दो तो इसको क्या कहते हैं? सॉल्ट। तो कॉपर सल्फेट सॉल्ट है। तो अगला स्टेप भी वही है, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्यूशन। बस इसमें सिंपल आपने क्या करना है? इवेपोरेशन। जैसे समंदर का पानी ले लो, इस बर्तन में डालो, समंदर के पानी में क्या मौजूद है? नमक। इसको हीट करो, हीट करने से क्या होगा? पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा। हाँ, आई नो सॉल्ट है पानी में, तो पानी मुश्किल से इवेपोरेट होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। पढ़ा ना आप लोगों ने? जो प्योर नहीं होगा पानी, या प्योर नहीं है, उसमें नमक मौजूद है, तो नमक की मौजूदगी में नमक वाले पानी का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। खैर, जब पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट। ऐसा कहां करते हैं हम? कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज में क्या करते हैं? बड़े बड़े हमने वो बनाए होते हैं, आप तस्वीर में अगर आप गौर से देखो ना, तो बड़े बड़े हमने वो गड़े बनाए हुए हैं, उनके अंदर समंदर का पानी जब लहरों की शक्ल में आता है तो उसमें रुक जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? इन गड़ों के अंदर से पानी इवेपोरेट हो जाता है और पीछे क्या बचता है? सॉल्ट बचता है। ठीक है, तो अभी तक कितने मेथड पढ़ा चुका हूं आपको? शाबाश, 3 मेथड। कौन कौन से? फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन। अब अगले 3 मेथड्स को हम पढ़ेंगे, जिनमें क्या क्या आता है बेटा? सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी कल का टॉपिक है। सिंपल डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, एक मेथड और है, और वो जरा मेथड को देख लीजिएगा। अच्छा जी, टास्क है मेरे पास कि मेरे पास एक बर्तन है। शाबाश, आपने जवाब देना है। मेरे पास एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर नमक है, नमक, और उसके अंदर रेत है। ये ब्लैक पार्टिकल रेत के पार्टिकल्स हैं। अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कैसे मैं नमक और रेत को अलग कर सकता हूं? जी, उबाल के। बिल्कुल सही बोला। इसको हम कंटेनर में डालेंगे, उस कंटेनर में क्या डालेंगे? पानी, और उस पानी के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? हम इस बीकर को इसमें ये सारा इसमें केमिकल डाल देंगे। क्या होगा? रेत गर्म पानी में कहां बैठ जाएगी? शाबाश, नीचे बैठ जाएगी। ठंडा हो गर्म हो जैसा भी, उसने तो नीचे बैठना है। हल होगा तो कौन हल होगा? शाबाश, नमक। सारे का सारा पानी में हल हो जाएगा। क्या करेंगे? इसको आप फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने से क्या होगा? रेत के जर्रात निकल पड़ेंगे
और मुझे आगे नए बर्तन के अंदर क्या मिलेगा? शाबाश, नमक वाला पानी, नमकीन पानी। क्या करूंगा इस नमकीन पानी के साथ? शाबाश, बताओ भाई, क्या करूंगा इस नमकीन पानी के साथ? अगेन इसको गर्म करूंगा। गर्म करने पे क्या होगा? सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, जिस तरह पीछे मैंने बताया, और नमक मुझे यहां से सेपरेट होता हुआ नजर भी आएगा। ठीक है, जैसे पीछे मैंने बताया आपको। ठीक है, इस तरह से हम रेत और नमक को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। लेकिन एक मसला, एक और मसला आ गया। अगर मैं तुम्हें एक ऐसा बर्तन दूं जिसमें मैं चीनी और नमक, ये नमक रहा और ये चीनी, ये इसमें चीनी है, नमक और चीनी को अलग करना है, तो क्या करें? क्या इसको फिर से पानी में डालें? शाबाश, बताएं जी, जो जूम पे सुन रहे हैं मुझे। कोई नहीं, क्वेश्चन की समझ नहीं आई? ये सर एक बार फिर बता दो। मैंने बोला मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें नमक भी है, चीनी भी है। मैं नमक और चीनी दोनों को इकट्ठे से सेपरेट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो शुगर है वो सेपरेट हो जाए, और मैं चाहता हूं कि जो नमक है वो सेपरेट हो जाए। क्या करूं? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सूटेबल सॉल्वेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। सूटेबल सॉल्वेंट, क्या मतलब है सूटेबल सॉल्वेंट का? अभी आपको बताते हैं। सर वाटर को हम इवेपोरेट कर लें? नहीं, देखो ना, वाटर को इवेपोरेट करेंगे तो पीछे तो फिर वाटर में तो चीनी भी हल हो जाएगी, वाटर में तो नमक भी हल हो जाएगा, तो वही उसी वाटर को जब दोबारा इवेपोरेट करेंगे तो चीनी नमक दोबारा मिलेगा। अब मुझे पता है शुगर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्ट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में, याद रखिए, और शुगर पानी में हल होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शुगर एक ऐसे लिक्विड में हल हो सकती है जिसमें शुगर तो हल होगी लेकिन नमक हल नहीं होगा। उसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल क्यों? क्योंकि एथेनॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। शुगर, चीनी एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक में तो हल होगा, पानी में भी हल होगा। अब इसका मतलब अगर मैं एथेनॉल लूंगा और एथेनॉल के अंदर मैं इस कंटेनर को डाल दूं, तो एथेनॉल किस काबिल है? शुगर को डिसॉल्व कर लेगी, तो शुगर एथेनॉल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। ये सारी शुगर एथेनॉल में डिसॉल्व हो गई है। अगर एथेनॉल में कोई चीज डिसॉल्व नहीं होगी तो वो कौन होगा? साल्ट। और वो साल्ट कहां बैठ जाएगा? शाबाश, नीचे बैठ जाएगा। जैसे रेत के जर्रात पानी में हल नहीं होते, वैसे नमक एथेनॉल में हल नहीं होता। अब मैं क्या करूंगा? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करके नीचे बैठे हुए नमक के जर्रात क्या कर लूंगा? अलग कर लूंगा। और जब मैं नमक के जरात अलग कर लूंगा तो बाकी कंटेनर में, शाबाश बताओ जल्दी से, खाली क्या बचेगा? एथेनॉल, साथ में शुगर। फिर मैं इस कंटेनर को रखूंगा इसके ऊपर, बर्नर के ऊपर, एहतियात के साथ इसको हीट करूंगा, क्योंकि एथेनॉल आग पकड़ता है। एथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आग बड़ी जल्दी पकड़ता है। इसको मैं स्लो स्लो हीट करूंगा, और हो सके तो नीचे वाटर बाथ भी रख सकता हूं। वाटर बाथ रखने का मतलब है कि मैं एक बर्तन लूं जिसमें पानी डालूं और मैं हीट पानी को करूं, हीट मैं पानी को करूं, और पानी आगे से उस एथेनॉल को हीट करे, इसे कहते हैं वाटर बाथ। यहां सैंड भी रख सकते हैं, सैंड बाथ। डायरेक्ट हीट नहीं करना, इसको आग लग सकती है। अब मैं जैसे हीट करूंगा तो हीट करने पे क्या होगा बेटा? एथेनॉल 78 डिग्री पे सारे का सारा उड़ जाएगा, सारा उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और नीचे क्या बैठेगा? शाबाश शाबाश, शुगर। शुगर क्रिस्टल्स कहां बैठ जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। इस तरह शुगर को मैंने NaCl से क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। यानी साल्ट एंड शुगर को हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। तो जो मैंने आपको ये दो मिसालें दी हैं, ये दोनों मिसालें किसकी हैं? बाय चूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। अगर आप SLOs को देख रहे हैं तो SLOs में ये चीज अच्छे तरीके से बताई गई है। ये देखें
कि आपने सेपरेशन के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, उन टेक्निक्स के अंदर क्या यूज करना है? सूटेबल सॉल्वेंट पढ़ लिया, फिल्ट्रेशन पढ़ लिया, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ लिया। अब हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह अगले मेथड्स को पढ़ेंगे, जिनमें क्या आएगा? सिंपल डिस्टिलेशन, और क्या आएगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और साथ में अगला एसएलओ देखेंगे जिसमें हमें सजेस्ट करना होगा एक प्रैक्टिकल कि हम जो सैंपल हमें दिया गया है, कोई अननोन सैंपल आपको दे दिया जाएगा, उस अननोन सैंपल को आपने क्या करना होगा? एनालाइज करना होगा कि हम कैसे इसको अलग करेंगे। जी क्या सवाल है आपका? सर क्रिस्टलाइजेशन को तो थोड़ा सा समझ नहीं आया, दोबारा से समझा दें। क्रिस्टलाइजेशन दोबारा बोलिए। सर क्रिस्टलाइजेशन को एक सिंपल वेज में, सिंपल डेफिनेशन में दोबारा समझा। चले मैं क्रिस्टलाइजेशन को दोबारा बता रहा हूं। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? सिंपल, क्रिस्टलाइजेशन आपके घरों में होती है, रोज होती है घरों में। इसकी पहले डेली लाइफ में एग्जांपल देखो। घर में आपकी मदर दूध वाला दूध दे के जाता है तो वो घर में गर्म करती हैं उसको। जैसे वो गर्म करती हैं तो गर्म करने के बाद जैसे वो फ्लेम से उठाती हैं तो उसके ऊपर एक बलाई यानी फैट की लेयर आ जाती है। वो जो फैट की लेयर है वो बेसिकली फैट के क्रिस्टल्स हैं। दूध में फैट डिसॉल्व था, उस डिसॉल्व फैट को अनडिसॉल्व करना और दूध से बाहर निकालना थ्रू क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स बना के निकालना। क्रिस्टल्स कहते हैं किसी सॉलिड चीज को। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा बेटा? क्रिस्टलाइजेशन। एक तो ये प्रोसेस के घरों में होता है। दूसरा, मैंने किताब में जो मिसाल दी है वो मिसाल बड़ी क्लियर है कि आपने क्या करना है? एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में आपने क्या डालना है? पानी, और पानी में क्या मौजूद है? ऑलरेडी कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट इस पानी में डिसॉल्व है। मकसद क्या है कि इस कॉपर सल्फेट को पानी से क्या करें? सेपरेट करें। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन को हीट करेंगे। जैसे ही बेटा इसको हीट करेंगे तो हीट करने से होगा क्या? स्क्रीन में लेके जरा। हीट करने से होगा क्या? वो पानी जिसने कॉपर सल्फेट को अपने अंदर हल किया हुआ था, जब मैं हीट करूंगा तो वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा। जब वो पानी इवेपोरेट होगा, आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको इवेपोरेट करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, एक टाइम आएगा सारा पानी ही इवेपोरेट हो जाएगा। जब सारा पानी ही इवेपोरेट हो जाएगा तो नीचे आपको क्या बैठी हुई नजर आएंगी? कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल। एक तो तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको हीट करें, आपको डर है कि ज्यादा हीट करने से कॉपर सल्फेट ही ना जल जाए, तो आप इसको थोड़ा हीट करें, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे ही पानी इवेपोरेट होगा, बाद में आप इस सोल्यूशन को ठंडा करें। जैसे ही ठंडा करेंगे तो ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है? एक रॉड लेना है, रॉड में से आपने सोल्यूशन को बाहर निकालना है। जैसे दूध गरम गरम आप एक चम्मच पे बाहर निकालें और बाद में उस दूध को ठंडा करें। जैसे दूध को ठंडा करेंगे तो आपको उसके ऊपर मलाई नजर आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप इस कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन को थोड़ा ठंडा करेंगे तो उसके ऊपर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। बाकायदा तौर पे फिर अच्छी तरह इसकी कूलिंग करें, और कूलिंग करने के बाद बाकायदा आपको नीचे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बैठे हुए नजर आएंगे नीले रंग के। उन्हें बाद में फिल्टर कर लें। द होल प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है जी, इसको रिकॉर्डिंग में भी देखिएगा, आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। ओके जी, और कोई सवाल? क्लियर? ओके जी, क्लियर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।